मदारी बंदर को कैसे नचा सकता है। वो डंडी मारता है और उसको कहता है कि जा उड़ जाकर बैठ जा, तो जाकर चुपचाप बैठ जाए। तो उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है? उसकी ट्रेनिंग का एक तरीका है और वो है कि बंदर का जो रोटी है, बंदर का जो खाना है वो मदारी के हाथ में होता है। वो उसको तब तक खाना नहीं देता जब तक वो ना करे जो मदारी ना कहे। यानी कि आप ये समझो कि मदारी उसको उधर जाने के लिए बोलेगा, वो जाके बैठ जाएगा तो मदारी उसे एक टुकड़ा पकड़ाएगा और बंदर को लगेगा कि मेरे ये ऐसा करने से मुझे रोटी मिलती है। और इस तरह से बंदर मदारी की डुगडुगी पे और उसके इशारों पे नाचना शुरू कर देता है। और इस तरह बंदर को ऐसा लगता है कि आजादी इसी को कहते हैं, जिंदगी इसी को कहते हैं। उसने ना जंगल देखा होगा, अगर देखा भी होगा तो थोड़े दिनों के बाद वो जंगल को भी भूल जाएगा और आजादी को भी भूल जाएगा। पहला लॉकडाउन एक दिन का जब लगाया था 22 मार्च 2020 में, उस दिन मुझे लगा था कि शायद कोई होगा वायरस छोटा मोटा, लेकिन अगले ही दिन जब वो लॉकडाउन 21 दिन का लगाया था तो मैं समझ गया था कि मोदी साहब के पास बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं या फिर ये डिसीजन किसी ऐसे आदमी का है जिनके पास बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक बैठे हैं और इस पूरे के पूरे दिमाग के खेल को समझना शुरू मैंने करा था, बताना भी शुरू किया था, लोगों को बताया भी था कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड निकल के आएगा। बट लोगों को लगा था कि शायद ये बेचने के लिए होगा, शायद ये कुछ ऐसा चीजें बेचने के लिए होगा, लेकिन आपके माइंड कंट्रोल का खेल होगा, आपका मनोवैज्ञानिक दबाव इतना ज्यादा होगा या आने वाले टाइम में आप इनके इशारों पे काम करने लग जाओगे, ये इस लेवल पे कंट्रोल होगा, आपने सोचा नहीं था। लेकिन मैं इसके बारे में बोलता होता था। जिस वक्त ताली और थाली बजाई थी, जिस टाइम पे दिए जलाए थे उन वॉरियर्स के नाम पे, तब भी मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे लिखा था कि ये मूर्खों की गिनती करने का अभ्यास है और आने वाले टाइम में इसके भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे। नोटबंदी भी पूरी योजनाबद्ध तरीके से देश को बर्बाद करने की योजना थी, उसके वो भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। जीएसटी भी बहुत बड़ा षड्यंत्र था, क्योंकि टैक्सेशन जो है, जो टैक्स जो कर है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है हमारे संविधान के अंदर। जीएसटी सेंट्रलाइज्ड ला करके केंद्र का सब्जेक्ट बना दिया कि सारे डिसीजन एक जगह से चलें, जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वो अपने हिसाब से डिसीजन ना ले पाए। भाई देखो, दो तरीके हैं, या तो आपको मालूम नहीं है कि नोटबंदी करने से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अगर मालूम नहीं है तो आप मूर्ख हो, फिर आप अर्थशास्त्रियों से पूछो। और अगर आपको मालूम है कि इससे अर्थव्यवस्था डूबेगी तो इसका मतलब आपने ये योजनाबद्ध तरीके से बर्बाद करने के लिए किया। इसी प्रकार से इस लॉकडाउन के अंदर कौन से लोग बर्बाद होंगे, मिडिल क्लास कैसे बर्बाद होगा, आपको पता होगा ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है बस आवाज ना उठे, इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जितने भी हैं, आरडब्ल्यूए हैं, जितनी मार्केट की कमेटीज हैं, जितने एसोसिएशन मंडियों की है, जो ट्रांसपोर्ट वालों की एसोसिएशन है या दूसरी एसोसिएशन है, उनके प्रधान को या तो अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, या उसको टिकट का लालच दे दिया, या उसको डरा दिया, या उसका पैसों में मुंह बंद कर दिया। पैसे इनके पास खूब हैं ही। प्रधानमंत्री का एनजीओ है अपना, जिसको वो पीएम केयर्स बोलता है, वो पूरा फ्रॉड है और उसके अंदर लोगों से जबरदस्ती वसूली करी गई है और वो एक प्राइवेट एनजीओ है। उसकी डीड मेरे पास पड़ी हुई है और हम आपको दिखा भी देंगे। आप डॉक्यूमेंट जो आपको मिलेंगे उनके अंदर मिल भी जाएंगे जब हम गांव के अंदर इस वीडियो को हम लोगों के सामने रखेंगे। मैं आपको कभी 2020 में ले जाऊंगा, फिर 2021 तक लेकर के आऊंगा, फिर मैं 2018, 16, 15 में कहीं जा सकते हैं हम लोग। लेकिन ये इंटरकनेक्शन, ये आपस में इन चीजों को आपस में समझना, इनका क्या कनेक्शन था, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आपको पूरा षड्यंत्र समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरे गौर से समझना है, कागज देखने हैं, इस वीडियो को बार बार सुन लेना है।
आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। आपको पूरे खेल समझ में नहीं आएगा तो मैं वो शब्द जानबूझकर बोलूंगा ताकि आप इन शब्दों को ढूंढें। आप मैंने जानबूझकर बीच में एक शब्द बोले थे कि मैं कुछ बोलूंगा तो आपको वो नोट कर लेने हैं। तो इसमें मैं आपको 3 शब्द अभी फिलहाल मैं दोबारा से बोल देता हूं। मॉन्सेंटो बेयर, MONSANTO, मॉन्सेंटो VAYER, जॉन डेरे, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो आपको याद रखना है, स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट, नॉर्वे के अंदर है ये, SVALBARD, स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। और हमारे खेती के कानून, हमारा भूमि अधिग्रहण कानून, हमारे नेशनल हाईवे के कानून, हमारा पेंडेमिक एक्ट, हमारे NSA, हमारा UAPA, हमारे व्हीकल का जो ये पुराने व्हीकल्स को कबाड़ बनाने वाला कानून, और ढेर जितने अमेंडमेंट हुए हैं, इन अमेंडमेंट्स के पीछे के आपको षड्यंत्र समझने के लिए, इस खेल को समझने के लिए आपको इन सारी चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमारे स्कूलों में ये नहीं सिखाया जाता कि हम जो घटनाक्रम दुनिया में हो रहे हैं उनका अपनी जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और हमारे आने वाली पीढ़ियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। इसकी जानकारी या इसकी सूचना हम लोग आपस में इकट्ठी करके और उनको संकलित करके एक दूसरे बैठ के डिस्कशन करें, कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करें, कोई क्विज ऑर्गेनाइज करें, कोई उसके पक्ष में बोले, कोई उसके विरोध में बोले, ताकि पूरी तस्वीर सामने आए। जब तक पूरी तस्वीर सामने नहीं आएगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये खेल कैसा चल रहा है। क्योंकि हो सकता है कि वो अच्छी चीज हो, मैं बुरी मान रहा हूं, हो सकता है कि वो बुरी चीज हो और दुनिया या सरकारें आपके सामने उसको अच्छा पेश करने की कोशिश कर रही हो। रोटी जिसके हाथ में होगी, जो खाने को कंट्रोल करेगा वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो पूरी दुनिया के खाने को कंट्रोल करने का एक खेल है। आप दिमाग भी कंट्रोल कर लीजिए, आप विद्रोह को कंट्रोल कर लीजिए, विद्रोह अगर हमारे जैसे लोग अगर खिलाफत करते हैं तो हमें कंट्रोल कर लीजिए, और फिर खाना कंट्रोल कर लीजिए। आपको अगर सिर्फ यस मैन बनने के, सुबह से लेकर शाम तक रोटी मिलती रहे, रहने के लिए जगह मिल जाए, तो आपको और क्या चाहिए। रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, उसके बदले में पूरी जिंदगी गुलामी में काटते हैं। नौकरी गुलामी तो होती है, आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते ना। तो हमने अपने बच्चों को नौकर बनाना शुरू किया। वो नौकरी जिसके बारे में अपने जो पूर्वज थे वो बताया करते थे कि नौकरी सबसे घटिया काम है, खेती को सबसे उत्तम माना जाता था, सबसे पहले खेती को रखा जाता था। और यही कारण था कि हम आत्मनिर्भर थे, यही कारण था कि हम रोटी के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं थे, और इसीलिए हमें गुलाम करना मुश्किल था। गुलामी के दौर में भी गांव आजाद थे, क्योंकि गांव के पास अपना रोटी का इंतजाम था। उसके पास अपने भेड़, बकरियां, ऊंट, मुर्गे पालन, मछली पालन, अपना खेती, अपने दालें, अपना सब कुछ था। वो अपने ही अनाज से दोबारा बीज बना लेता था। कुदरत, अगर मान लीजिए ट्यूबवेल कनेक्शंस नहीं है तो कुदरत पानी दे देती थी और उसी से वो गुजारा कर लेता था। बहुत अगर भारत को गुलाम करना है, बर्बाद करना है, तो रोटी के लिए इनको कहीं और भेजना पड़ेगा, अपनी जमीन से इनके बच्चों को दूर करना पड़ेगा। मैं आपको कभी 1970 में ले जाऊंगा जब हरित क्रांति का दौर चल रहा है, क्योंकि उसी वक्त आपको समझ में आएगा कि ये खेल जो अब आपको नजर आ रहा है कि ये अब चला है, ये खेल तो 70 में चला था, हरित क्रांति के दौर में चला था। किस तरह से उस वक्त की नसबंदी जो इंदिरा गांधी ने करी थी, उस वक्त की इमरजेंसी, उस वक्त का लॉकडाउन आज के लॉकडाउन जैसा था। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे वो भी लॉकडाउन और वो नसबंदी और वो युद्ध भी वहीं से प्रोजेक्टेड थे और आज वाले भी वहीं से प्रोजेक्टेड हैं। इस खेल को आपको बहुत गहराई से समझना है। अगर आप चूक गए तो अपनी पीढ़ियों को गुलामी के अलावा कुछ और नहीं दे पाएंगे, मैं आपको पहले से बता रहा हूं। क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता इन चीजों से लड़ना।
दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति के खिलाफ मैं बोलने जा रहा हूं। इसका मतलब आप समझते हैं, राजीव दीक्षित की मौत का कारण जो लोग थे, बाकी लोगों की पॉलिटिकल मर्डर का जो कारण बनते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी जिस प्रकार से संदिग्ध अवस्था में मतलब मृत्यु को प्राप्त हुए, मुझे वही हालात अपने लिए नजर आते हैं। इसीलिए मैंने किसी और को नहीं कहा, इसीलिए मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक में ये बात नहीं कही, क्योंकि किसी को पता नहीं चलेगा कि कह कौन रहा है। मैं कह रहा हूं और विद डॉक्यूमेंट कह रहा हूं। 15 पन्ने के ये डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने बड़ी जद्दोजहद से कंपाइल किया है, इनको ढूंढने की कोशिश की है, और अभी तो शुरुआत भी नहीं है। मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, ना कोई दूसरा हाथ है, मुझे जाके लोगों को समझाना भी होता है, बात भी करनी होती है, और साथ में अकेला बैठ के ये रिसोर्सेज पे भी काम करता हूं। तो आज पूरा दिन बैठ करके हमने इन चीजों के डाटा को इकट्ठा किया है कि किस तरह से ये खेल चल रहा है, और इस खेल को समझाने में मैं आपकी मदद करूंगा। और इसके सपोर्टिंग में जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी इन हैंड, मतलब मैं ये वीडियोस यूट्यूब पर तो डालूंगा, लेकिन बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनको उड़ा दिया जाएगा यकीनन। लेकिन जब मैं इनकी पेन ड्राइव बना के, पूरी सीडी बना के, और उसके बाद इसको इसके साथ के डॉक्यूमेंट की प्रिंटेड कॉपी दे करके, और आगे के प्लान के बारे में बता करके जब मैं गांव में जागृत करने के लिए आऊंगा आपके गांव में, क्योंकि मेरा ये प्लान है कि गांव में 2 दिन ये सीडी चले प्रोजेक्टर के ऊपर। अभी जो बनेगी पूरी, ये तो एक हिस्सा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो थ्रू आपकी बॉडी में कोई चीज चली जाए जिससे कंट्रोल हो जाए, तो मतलब पॉसिबल है, दिमाग का कंट्रोल हो जाए तो वो, जिसके बारे में हम पहले बोल चुके हैं, लेकिन हम यहां नहीं बोल सकते क्योंकि ये वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए हम उस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको देंगे, पूरी जानकारी देंगे, जो आपके गांव में पहुंचाएंगे। 2 दिन गांव में ये चलाइए, प्रोजेक्टर के ऊपर चलाइए, बड़ा स्पीकर लगा के हर आदमी को साफ साफ सुनाई दे। उसके बाद तीसरे दिन, चौथे दिन, जब भी टाइम लगेगा आपके गांव में मैं आऊंगा, आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। ये मत सोचिएगा कि हम मोदी विरोध में या सरकार के विरोध में या भाजपा के विरोध में ऐसा कुछ कर रहे हैं। हम लोग अपने लोगों को बचाने के लिए, हम लोग अपने मानवता को बचाने के लिए लग रहे हैं। तो बीजेपी के लोगों के बच्चों की जिंदगियां भी खतरे में हैं, और इसलिए हम ये डिस्क्लेमर पहले दे देते हैं कि हम मोदी विरोधी नहीं हैं, हम बेवकूफी विरोधी हैं। हम इलॉजिकल, बिना तर्क के बातों पर यकीन नहीं करते, तर्कशील बात करते हैं। और अब आपके सामने मैं तर्क रखूंगा, उड़ा देते हैं। तो 2016 में साइलोज बनने शुरू हुए, जो ये पानीपत के पास जब एक बार बवाल भी मचा था। सुधीर झाकड़ जो पानीपत में एक पत्रकार हैं, चढ़ूनी ग्रुप के अभी जिला प्रधान भी हैं किसान यूनियन के, और किसान आंदोलन में बड़ा भागीदारी भी दिखा रहे हैं, एडवोकेट हैं, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा वो किया था। करनाल का एक चैनल है आकर्षण उपल का, उसने वहां किया था, तो उसके ऊपर बकायदा अटैक हो गया था, और अस्पताल में रहे थे। कुछ ऐसी कार्रवाई हुई थी, शायद आपको ध्यान हो तो, उसको छापने के और उसको कवर करने के चक्कर में, और बड़ा बवाल मचा था। तो जब हमने ये पता किया कि क्या ये साइलोज 2016 में बनने शुरू हुए थे, तो आपको मैं इसके बारे में जानकारी दे दूं कि 16 से नहीं बल्कि ये 2007 में बनने शुरू हुए थे। इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि, और 2015 में प्रिंट की ये रिपोर्ट है कि भाई ये 2007 में एफसीआई के लिए गौतम अडानी ने साइलोज बनाने शुरू किए। बाद एफसीआई के जो डायरेक्टर हैं, एफसीआई के जो चीफ हैं, वो सरकार को, नीति आयोग को ये रिपोर्ट भेजते हैं कि एफसीआई को प्रिक्योरमेंट बंद कर देनी चाहिए, यानी फसलों की खरीदारी बंद कर देनी चाहिए, और एमएसपी का कॉन्सेप्ट ही बंद कर देना चाहिए। साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की किताबों में जो वाणिज्य के बच्चे हैं, कॉमर्स के बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाया जाता है कि जो फैक्ट्रियां हैं, जो कंपनियां हैं, उनको सब्सिडी देनी चाहिए, उससे देश की तरक्की होती है, और जो खेती के ऊपर जो सब्सिडी चल रही है ये बंद होनी चाहिए, ऐसा पढ़ाया जाता है। 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर के आती है हमारी सरकार, ये है 2 जनवरी 2018 को। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए जानना जरूरी है, इससे पहले जो
पार्टियों को चंदा दिया जाता था उसकी जांच हो सकती थी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर दो चीजें डाल दी गई। एक तो कंप्लीट एनोनिमिटी यानी सिक्रेसी यानी गुप्त रहना इसके अंदर मेंशन कर दिया गया, यानी कि आपको कौन सी देशी या विदेशी कंपनी चंदा दे रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड दे रही है चुनाव के वक्त, इस बात का खुलासा नहीं किया जा सकता। और ये अनुमान लगाया गया, इवन अखबारों में खबर छपी और इलेक्शन कमीशन ने बताया कि लगभग 60,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ 2019 के आम चुनावों में। 60,000 करोड़। साथ में आपको यह जानना जरूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जितना पैसा मिला पार्टियों को, 95% पैसा बीजेपी को मिला। ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। बीजेपी का कोई भी आदमी आके सरकार के सामने बताए कि 94.9% था कि 95% था कि 25% था। मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं 95% पैसा बीजेपी को मिला और 5% बाकी सारी पार्टियों को मिला। अब वो बड़े चंदे थे कि छोटे, ये आप जाने वो जाने। अगर आप में इतनी समझ है कि आपका पैसा लुट रहा था, आपका देश लुट रहा था और आपको पता होना चाहिए, तो आपका खून खोलना चाहिए, आपको आंदोलन करना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको खिलाफत करनी चाहिए। अगर नहीं कर रहे कोई बात नहीं। मैं लेकिन एक छोटी सी और बात बता देता हूं, इसका डबल तो 1.18 लाख करोड़ रुपया अकेले रिलायंस ने जुलाई 2020 में अकेली रिलायंस ने कमा लिया था। वो कैसे कमाया था इसका पूरा खेल आपको बताऊंगा। अपने कंपनी के शेयर बेचे थे, 25% स्टेक बेचे थे 12 से ज्यादा कंपनियों को, और ये पूरे सारे के सारे अखबारों में इसका जिक्र है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही लिख दीजिए 1.18 लाख करोड़ रुपया रिलायंस, इतना लिख दो, आपको पता चल जाएगा कहां से किसने कब बेचा, अपने शेयर बेचे। ये मैं आपको बता रहा था। फिर मैं आपको जोड़ने एक एक चीज आपको मैं जोड़ के बताऊंगा। बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है, द बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसने न्यूयॉर्क बुला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक इनाम दिया था, एक पुरस्कार दिया था, जिसकी खबरें भी फिर आप ढूंढ सकते हैं। 25 सितंबर 2019 को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड। 18 अक्टूबर 2019 को न्यूयॉर्क में ही जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वेलकम ट्रस्ट जो रॉकेफेलर की है, रॉथस्चाइल्ड, और इन लोगों ने एक इवेंट किया था जिसकी जानकारी आपको गूगल पे मिल जाएगी। उस इवेंट का नाम था इवेंट 201 एक्सरसाइज, ग्लोबल पेंडेमिक एक्सरसाइज, ग्लोबल पेंडेमिक एक्सरसाइज। वहां पर आपको पूरी सिमुलेशन मिलेगी। और कोरोना का पहला केस आया था 17 नवंबर 2019 में बैंगलोर में। हमारे देश के अंदर पहला केस 17 नवंबर 2019 में आया था। और फरवरी में मोदी साहब ने नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम भी किया था, वो भी याद होगा, 125 करोड़ रुपया उसके ऊपर लगाया था। चलिए वो भी आपको ध्यान होगा। तो असली अगर जिस टाइम पे बैंगलोर में पहला केस आया है, अगर सच्ची में ये इतनी खतरनाक बीमारी और इतना वायरस है, तो बैंगलोर का वो आदमी क्वारंटाइन हो जाता और उसके बाद पता लग जाता वो कहां से आया, उसी को ट्रेस करना था। फिर हमें किसी ऐप की जरूरत नहीं पड़ती, जो आरोग्य सेतु ऐप थी, जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने बाद में बोला कि मोदी टेलीविजन की तरह वो कौन बना गया उनको पता ही नहीं है सरकार को। अभी तक भी सरकार को नहीं पता है कि आरोग्य सेतु ऐप किसने बनाई। सरकार की नहीं थी वो, आपको जबरदस्ती कहा गया कि अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल करो। मेरे परिवार में हालांकि किसी ने नहीं की थी, क्योंकि मुझे पता था ये फ्रॉड आदमी है, लेकिन एनी हाउ उन्होंने कर दिया। तो हो सकता है कि इस लॉकडाउन के बाद क्लाइमेट लॉकडाउन आएगा आगे आपके, तो आप अगर नहीं जागे तो, क्योंकि किसानों के बिल, देखिए पर्पस क्या है, खाना भी कंट्रोल करना है इन लोगों को, और रोटी के साथ साथ इनको जमीन पे भी कंट्रोल चाहिए। तो जमीन अगर नहीं होगी तो फिर किसान अपना उगा के खा लेगा।
किसान उगा के कब खा लेगा? अगर पानी के ट्यूबवेल के कनेक्शन, बिजली इतनी महंगी कर दी जाए और पानी के ऊपर टोटल कंट्रोल हो जाए इनका, तो आप अपने बीज नहीं उगा पाएंगे। बीज के ऊपर भी मैं आऊंगा आने वाले टाइम में कि आप अपने बीज भी नहीं उगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि बताऊंगा मैं अभी आपको। और पानी के ऊपर भी कंट्रोल हो जाता है, और अगर मान लो मौसम के ऊपर भी कंट्रोल हो जाए, तो आपके लिए तो ये अचरज की बात लगती है ना। जो टेलीफोन, टच फोन वाले या आप आज यूज कर रहे हो, 1970 से यूज कर रहा है अमेरिका मिलिट्री के अंदर। तो ये टेक्नोलॉजी इसका मतलब अवेलेबल थी। जो आप आज इस्तेमाल कर रहे हो भारत के अंदर, ये हम कम से कम 50 साल पीछे चल रहे हैं। तो इसलिए अगर मेरे जैसा आदमी आपको बताएगा कि ये लोग इतना बड़ा खेल खेलने वाले हैं, तो आपको लगेगा पागल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। लेकिन मेरा फर्ज है बताना, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं ये आज भी रहेगा, आज से 20 साल बाद भी रहेगा। मैं रहूं ना रहूं, 20 साल बाद जब आप इसको सुन रहे होंगे, तो आप अपनी औलादों को बता रहे होंगे, अगली पीढ़ियां जान रही होंगी कि हम लोगों को हमारे पूर्वजों ने कैसे बर्बाद किया, जबकि ये जानकारियां पब्लिक के अंदर थी। हालांकि YouTube ऐसी चीजों को डिलीट कर रहा है, क्योंकि वो उनके मालिक ही वो हैं। सुंदर पिचई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मेंबर है, वो गूगल का CEO है, तो वह नहीं देगा आपको, बिल्कुल भी एक्सेस नहीं देगा, जानकारी देगा ही नहीं जो आपके असल काम की है। वो जानकारियां ही वो देगा। आपके फेसबुक के ऊपर अश्लील चलेगा, साहित्य मारकाट वाला चलेगा, लेकिन जो जानकारी होगी असली, उसको डिलीट कर देंगे। इसलिए आपके लिए सबसे खतरनाक है टेलीविजन, क्योंकि इसके ऊपर भी पेटेंट करवाया हुआ है बिल गेट्स ने, एक माइंड कंट्रोल के नाम से। टेलीविजन माइंड कंट्रोल करता है, शायद आपको नहीं पता है। आपका जबरदस्ती घर जाके जी करता है आपका टेलीविजन चलाने का, और कुछ ना करे तो चल टीवी चला लेते हैं, मूवी देख लेते हैं या न्यूज देख लेते हैं, और यही वो चाहते हैं कि आप देखें। आप फेसबुक खोलें, आप मोबाइल खोलें, आप हर 5 मिनट में मोबाइल चेक करने की आदत आपको डालेंगे। स्क्रीन का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मनोवैज्ञानिक, कि आपको माइंड कंट्रोल करना है। आप उस दिन बहुत खुश रहेंगे, उस दिन बढ़िया रहेंगे जिस दिन आपने टेलीविजन या मोबाइल या कोई भी स्क्रीन ना देखी हो। अप्रैल 2020 के अंदर फेसबुक ने रिलायंस के, यानी आपको यह लग रहा है कि अंबानी इस खेल का मालिक है। अंबानी एक छोटा मोहरा है, जो लोग हैं इसके अंदर, और बिल गेट्स भी उस बड़े मोहरों का एक हिस्सा है। बिल गेट्स वो चेहरा है बेसिकली। तो कल को अगर बिल गेट्स के खिलाफ दुनिया खड़ी हो जाएगी, तो वो चेहरे को रिप्लेस कर देंगे। जैसे भारत में अभी इससे पहले जो है सोनिया गांधी चेहरा थी, कांग्रेस का फेस मतलब क्या है, सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी। तो जब उनको बदनाम करके नरेंद्र मोदी चढ़ गया अब यहाँ पर, तो वो अभी बदनाम है फिलहाल पिछले, तो उस चेहरे को नहीं किया जाएगा, तो नया चेहरा तैयार किया जाएगा। मे बी अरविंद केजरीवाल, या फिर हो सकता है जिस तरीके से ममता बनर्जी चुप है इस सारे फ्रॉड, इस महामारी के नाम पे, जिस तरह से अखिलेश यादव चुप है, तो उनमें से किसी को भी उठा लेंगे, ये इनके हाथ में है। यानी ये छोटे मोहरे हैं, अपने देश के लोगों को माइंड कंट्रोल करने के लिए छोटे मोहरे हैं, क्योंकि लोगों को ये बताया गया है कि अवतार आएगा। आपको जो सिखाया गया, बताया गया ना, अवतार आएगा। जब जब धर्म की ग्लानि होगी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानम, वो किस तरह से है सृजाम में, हम इस तरह से, आई डोंट रिमेम्बर मुझे उसे, लेकिन उसका मतलब यही है कि जब भी धर्म की हानि होगी, कोई अवतार आएगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप मुझे अवतार मानने ना लग जाएं। यही खेल चाहते हैं कि लोग अपने आप ना निकले घर से, किसी को अवतार बना दो। रेडियो टेलीविजन वाले, अखबारों वाले आंदोलन को चाहेंगे मेरे पीछे मैं फेस बन जाऊं, और मुझे बदनाम करके या मुझे मार के आंदोलन को खत्म महसूस किया जाए। एक एक घर से देवेंद्र बल्हारा निकलना चाहिए, एक एक घर से इतनी जानकारी होनी चाहिए कि अगली पीढ़ियों के लिए क्या करना है। एक भी युवा इस जानकारी से अनजान, अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। ये रूल बनाना है हमने, चाहे ये जानकारी पहुंचने में 5 साल लगे, लेकिन एक बार अगर आप लोग जागृत होंगे, तो इन लोगों की औकात नहीं होगी किसी अपने मोहरे को वहां बिठाने की। मान लीजिए रिलायंस ने अपनी एक जियो कृषि नाम की ऐप बनाई है। उस ऐप के लिए उसको 3 चीजों की जरूरत है। पहली चीज है कि खेती की जानकारी हो, कि खेती कैसे कैसे हो रही है हमारे देश के अंदर, ताकि सरकार जो जबरदस्ती कर रही है ना किसानों के साथ, कि तुम्हें अपनी फसल का ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा,
ये सबसे पहले बंद करना है किसानों को। ये पहली लाइन है। अपने गांव में पंचायत का रेजोल्यूशन पास करके डीसी को सौंप आओ कि हम अपनी कोई जानकारी सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि हम तुम पर भरोसा नहीं करते। तुम हमारे देश के पास अपना सर्वर भी नहीं है, सारी जानकारी बिल गेट्स को दे रहे हैं ये लोग, सारी की सारी। और उसका खेल, क्योंकि अंबानी बिल गेट्स का मोहरा है, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको साबित करके दूंगा। तो खेती की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2, आपके पास पैसा होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। नंबर 3, आप जब खेती के उत्पादों के मालिक बन जाएं, जब सारी फसलों के मालिक आप बन जाएं, तो उसके बाद उसके वितरण के लिए आपको नेटवर्क चाहिए। तो ये 3 चीजें चाहिए। इन तीनों चीजों के लिए कैसे खेल होता है कि जब मैंने बताया कि फेसबुक ने 10% शेयर खरीदे, 43,574 करोड़ रुपए आ गया। जब कंपनी के पास पैसा आता है, शेयर मार्केट में उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ने लगती है, तो और लोग भी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। इस तरह से 11 और बड़ी कंपनियों ने इन्वेस्ट किया और अगले ही क्वार्टर में रिलायंस ने 27.2% होल्डिंग बेच करके 1.1 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। ये जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि हमारे इलेक्शन के बजट का डबल पैसा 2 महीने में बंदे ने कमा लिया। अप्रैल में शुरुआत करी, अगले महीने में जुलाई तक उसके पास इतना पैसा आ गया था। जुलाई तक 1.18 लाख रुपया 2020 में रिलायंस के पास आ गया। उसके बाद अगले ही महीने अगस्त 2020 में रिलायंस ने 24,713 करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप खरीद लिया। खेलिए, अगले ही महीने 24,713 करोड़ यानी लगभग 25,000 करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप खरीद लिया। फ्यूचर ग्रुप रिलायंस के बाद सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है। इसमें इजी डे आता है जो लगभग हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है, लगभग हर छोटे शहर में भी है। बिग बाजार आता है, ब्रांड फैक्ट्री आती है। 3 ये बड़ी कंपनियां इनके अंडर आती हैं। और रिलायंस ने यह भी बड़ी कोशिश करी है कि अगर किसी शहर के अंदर किसी इनोवेटिव बच्चे ने अगर कोई अपना ब्रांड बना के 8-10 स्टोर अपने बना लिए हैं, तो उस ब्रांड को भी जो का तो खरीद लिया जाए। उसके खर्चा अगर 100 करोड़ रुपया लग चुका है तो उसको सीधा 500 करोड़ दे दो, ताकि बराबर में कोई दूसरी रिटेल चेन ना रहे, वो उनका मालिक बना रहे। और हमारा जो यूथ है वो अपने आइडिया को 100 करोड़ रुपए की कीमत वाले आइडिया को 500 करोड़ में बेच के बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता है, जबकि उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी। अब साथ के साथ फ्यूचर ग्रुप भी खरीद लिया। और जो दूसरे आउटलेट थे जो खाने की चीजों को सप्लाई चेन में थे, जैसे स्विगी हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, डुंजो हो गया, ये सब के साथ भी पार्टनरशिप कर ली। अब रिलायंस अपने देश की सबसे बड़ी रिटेल चेन बन गया, क्योंकि पहले नंबर की कंपनी उसकी खुद की है और दूसरे नंबर की उसने खरीद ली है। उसकी अपने खुद के, जैसे जियो मार्ट है, रिलायंस फ्रेश है, फार्म फ्रेश है, इस तरह के उसके ब्रांड हैं। तो वो ब्रांड भी उसके हो गए और जो फ्यूचर ग्रुप की मैं बात कर रहा था वो भी उसका हो गया। तो अब आपके पास अब आने वाले टाइम में बहुत जल्दी रिलायंस फेसबुक के साथ कनेक्ट होने वाला है, क्योंकि फेसबुक ने 10% शेयर ऑलरेडी खरीद रखे हैं। यानी फेसबुक किसका है? मार्क जुकरबर्ग का। मार्क जुकरबर्ग कौन है? जिसने 1800 करोड़ रुपया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में दिया था। ये एक किस्त बता रहा हूं, कितने हजार करोड़ दे चुका है इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। तो ये पहले ही खरीद चुका है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। अब आपके पास रिटेल चेन हो गई, आपके पास पैसा भी इकट्ठा कर लिया कंपनी ने, आपके पास चेन भी हो गई। अब रह गई लास्ट के कस्टमर बने और उसके बाद जो उसे सप्लाई करना है वो सप्लाई चेन ना टूटे। भाई सामान तो बेचेगी ना कंपनी, तो कहां से आएगा सामान? खाने के लिए उसको अन्न चाहिए, अनाज, मान लो ब्रेड बनाना है। अब हम लोग कितने मूर्ख हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि हमारे से 13 रुपए, 14 रुपए, 20 रुपए किलो वो गेहूं खरीदते हैं, उसको सड़ा के ब्रेड बनाते हैं और आधा किलो का ब्रेड हमें ही 65 रुपए का चेप देते हैं। 130 रुपए किलो हमें वापस ब्रेड बना के देते हैं वो, यानी कि 20 रुपए किलो हमसे खरीदा, हम ही को बेचा। यही तो ईस्ट इंडिया कंपनी करती होती थी। पहले हम अपने घरों में बने हुए प्रोडक्ट खाते थे, खुद के अपने बनाए हुए, लेकिन इन्होंने बाजारीकरण कर दिया, यहां तक कि त्योहारों का भी बाजारीकरण कर दिया। ये एकदम से सिरे से खारिज करना पड़ेगा कि अब की बार दिवाली पर बाजार से कुछ भी नहीं खरीदेगा अगर किसान सचमुच
या देश के नौजवान या नागरिक अगर सचमुच जाग गए हैं तो दिवाली पर ना तो बड़ी कंपनियों की वॉशिंग मशीन और ये जो टीवी फ्रिज ये बकवासबाजी नहीं खरीदेगा, और दूसरा खाने के प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं। ये चॉकलेट्स और ये कितने महंगे होते हैं, आप पता है आपको इस पूरे खेल को। अब रिलायंस को ऐसे कानून चाहिए थे जो कि ये डिसाइड कर सकें कि किसान अपनी फसल उसी को बेच पाए, किसी और को ना बेच सके। साथ में वो क्या उगाए, कितना उगाए, कौन सा बीज उगाए और उसके पैसे कहां से मिलें, ये भी सब रिलायंस अगर डिसाइड करेगा, या मतलब बड़ी कंपनी अगर डिसाइड करेगी तो उसको मजा आएगा, तो उसको ये बिजनेस करने का खेल समझ में आएगा। तो इसीलिए जब अगस्त 2020 में रिलायंस अपने लिए ये पैसा इकट्ठा करके ये सारे ग्रुप खरीद लेता है, तो सितंबर 2020 में 3 खेती के कानून आते हैं अध्यादेश के जरिए। हमारे संविधान में मौजूद जो जितने भी रास्ते हैं कानून बनाने के, उन सब का पालन करते हुए महामारी की आड़ में अध्यादेश लाकर ध्वनि मत से ये बिल पास करे गए, जिनके अंदर अगर इनका आप विरोध करेंगे तो ये साबित करने की कोशिश की गई कि किसान तो बरगलाए गए हैं, विपक्षी पार्टियों ने बरगलाए हैं, देशद्रोही हैं, ये तो आतंकी हैं, ये तो खालिस्तानी हैं एंड ऑल। इससे क्या हुआ कि कालाबाजारी की जो लिमिट थी, जो पहले एसेंशियल कमोडिटी एक्ट की, वो भी अमेंडमेंट कर दिया गया। एपीएमसी जो मंडियों में बेचा करते थे वो भी, उसको भी खत्म करा गया। और साथ में तीसरे नंबर पे जो बिल था, जो कि अगर किसी कंपनी के साथ करार में अगर किसी किसान को घाटा हो जाए या किसी किसान को या उनके बीच डिस्प्यूट हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो 80% पॉपुलेशन यानी करीब 80% नहीं, लगभग 85 करोड़ लोगों को न्याय से ही वंचित रख दिया जाए और कह दिया जाए कि तुम कोर्ट में ही नहीं जा सकते। जमीन को कब्जा करने के लिए भूमि अधिग्रहण बिल 2014 में आया था, विरोध की वजह से वो वापस लेना पड़ा। फिर 2020 में खेती के कानून आए, उसके अंदर भी जमीन को पूरा लपेटने का पूरा इंतजाम था, क्योंकि उसमें एक जगह पर ये मेंशन्ड है कि अगर जुर्माना लगता है, जो कमेटी लगाएगा, एसडीएम जो बनाएगा या एडीसी जो बनाएगा, अगर वो जुर्माना लगाती है किसान के या किसी के भी ऊपर, तो लैंड रेवेन्यू एक्ट की तर्ज पर उसकी वसूली करी जाएगी। और वो इसी का मतलब यही है कि आप जमीन भी बेच सकते हो, सामान घर का भी बेच सकते हो, उसके कपड़े भी उतरवा सकते हो, ये लैंड रेवेन्यू एक्ट कहता है। तो इसका पर्पज ये था कि किसी तरह आपकी जमीन कब्जे में आ जाए। वो भी अभी कानून 10 महीने से किसान बैठे हुए हैं, 700 से ज्यादा लोग अपनी शहादत भी दे चुके हैं। तो सरकार को ये लगा कि ये तो नहीं जाने वाले इस तरह से इतनी आसानी से, तो सरकार ने एक बैकडोर से एक नया कानून लिया है, अधिग्रहण कानून के अंदर ही अमेंडमेंट कर दिया कि अब आपकी परमिशन नहीं चाहिए। और PPP मॉडल के लिए अगर आपकी जमीन काबू करनी है तो वो आपकी परमिशन के बिना आपके खाते में जो डीसी रेट है, सर्कल रेट है, उसके पैसे खाते में जाने के बाद आपका अधिकार खत्म हो जाता है। फोर्टिफाइड बीज की बहुत तारीफ करी थी उस टाइम पे बिल गेट्स साहब ने, और ये वकालत की थी अपने भाषण के अंदर कि प्राइवेट सेक्टर को खेती के अंदर पुश देने की जरूरत है, मतलब सरकार को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर इसके अंदर आए। ये 2016 में था। जो अपने राज्यपाल साहब हैं, बलबीर सिंह राज्यपाल, वो भी इसका जिक्र कर चुके हैं कि एक प्राइवेट मीटिंग के अंदर प्राइवेट कॉर्पोरेशंस बैठे हुए थे, और मेरी भी मीटिंग थी, जहां से पहली बार राज्यपाल साहब को पता चला कि इस तरह के कानून आने वाले हैं। और जब उन्होंने पूरे देश के किसानों को संगठित करना शुरू किया था, ये 2017 में ही राज्यपाल साहब ने शुरू कर दिए थे लोगों को संगठित करना। यही कारण रहा कि वो आंदोलन इतना बड़ा हो पाया। हम मेरे ख्याल से बाकी के जो लोग इस महामारी के केस में बोल रहे हैं वो थोड़े संतुलित भाषा में बोलते हैं। एक मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं संतुलित नहीं रह पाता और मैं एग्रेसिव मोड में रहता हूं, इसीलिए सबसे पहला टारगेट हूं मैं, मुझे मालूम है इस बात का। तो आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि मेरे बच्चे को संभाल लेना पीछे से। मैं जितना कर रहा हूं उसी के लिए कर रहा हूं, उसको टीका मत लगने देना बस, चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसको नहीं लगना चाहिए। और आपके बच्चे को बचाने के लिए भी मैं इसीलिए दौड़ रहा हूं कि आपका बच्चा बचेगा, उसमें मेरा भी बच जाएगा। आपके बच्चे का भला होगा, उसमें मेरे बच्चे का भी हो जाएगा। अगर आपके बच्चे का नहीं होगा तो मेरे का भी नहीं होगा। तो मेरी लड़ाई उसके लिए है।
और ये जरूरी है कि हम सब मिल करके लड़ें। तो अगर आने वाले टाइम में कुछ होता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ये कि आप इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं और ये इन ताकतों से अपने बच्चों को बचाएं। कैसे बच्चों की जिंदगी खतरे में है, वो अलग से एक वीडियो इस पेन ड्राइव के साथ आपको मैं दूंगा, और पूरे खेल को बता भी नहीं सकता, इतना बड़ा है, समझ में भी नहीं आएगा। जिस गांव के आदमी ने गांव से बाहर निकलकर नहीं देखा, जिस गांव के आदमी को यह नहीं पता कि मतलब जिसको एबीसी नहीं आती है उसको मैं शेक्सपियर पढ़ने को बोल दूं, समझ लीजिए क्या हाल होगा, उसको नहीं आएगा समझ। बहुत जागृत लोग चाहिए उसके लिए, बहुत नौजवान लोग चाहिए जो जगह एक एक बात को उनकी भाषा में समझा सके, गांव की भाषा में समझा सके। नीति आयोग का एक डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया डॉक्यूमेंट। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मतलब उस डॉक्यूमेंट के 21वें पन्ने पर बिल गेट्स की ये बातें लिखी हुई हैं। आप कभी भी पढ़ लीजिएगा, ऑनलाइन आपको वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। हाँ, एक कंपनी आपको जाननी पड़ेगी इसके लिए, ये खेल समझना पड़ेगा आपको। ग्रीन रेवोल्यूशंस जो अफ्रीका के लिए आया था वो कंपनी थी आगरा। आगरा कंपनी नहीं है, ये एक एनजीओ है। जिस तरह से मिलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन है, जिस तरह से अपने देश के अंदर पीएचएफ आई है, और इसी तरह से आगरा भी अफ्रीका के देशों में काम कर रही है। वहां कीनिया में इन्होंने शुरू की थी, नैरोबी में इनका हेड ऑफिस है। 2006 में इन्होंने हेडक्वार्टर बनाया था। उसमें सबसे ज्यादा पैसा देने वाली जो लोग हैं वो फाउंडेशन है द बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन। मतलब बिल गेट की वहां पर भी दखलंदाजी है। ये कनेक्शंस आपको बता रहा हूं मैं कि जब ये मार्च 2017 में जब नीति आयोग के वहां से हलफनामा के अंदर अपने एक डॉक्यूमेंट के अंदर जब किसानों की इनकम को 2022 तक डबल करने का नारा दिया जाता है, उसके ठीक एक महीने बाद अप्रैल 2017 में ही एक मॉडल APLM एक्ट लाया जाता है। इसके बारे में तो आपको पता भी नहीं होगा, ढूंढिए। मॉडल APLM एक्ट नोटिफिकेशन है सरकार का अप्रैल 2017 का। इसका फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आ गया खेती के उत्पाद, और लाइव स्टॉक में आ गया आपका पशुधन, यानी आपको डंगर बेचने हैं उसके लिए एक्ट है बकायदा। अभी आपको चुपचाप बताया नहीं गया है, लेकिन अगर आपने 2 से ज्यादा 3 से ज्यादा अगर भैंस गायें बांध रखी है, आपने कोई सुअर या कोई भेड़ बकरी ऊंट रखा हुआ है, तो आप आने वाले टाइम में आप टैक्स के दायरे में आने वाले हो। और ये गाजियाबाद में एक बार अखबार में छपी भी थी। इसका क्या मकसद था मॉडल APLM एक्ट का? इसका मकसद था कि एक सिंगल लाइसेंस से सारे प्रोडक्ट बेचने का अधिकार मिल जाए, और जो APMC एक्ट है, APMC जो मंडियों की जो मोनोपोली है कि पहले आपको मंडियों में ही बेचना पड़ेगा, ये तोड़ा जाए। यानी ये पहले नोटिफिकेशन है आपके, ये कानून जो खेती के कानून है इनके लाए बगैर भी आप एक लाइसेंस लेकर अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ऑलरेडी पहले से ही ये बड़े उद्योगपति ये कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं रुका हुआ है, ये पहले से ही चला हुआ है। अब इसका मतलब ये हो गया कि हर हाल में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्राइवेट प्लेयर को लेकर के आना ही आना है, ये इनका पर्पस है। तो जो नीति आयोग ने 2016 में कहा था, सरकार को हिदायत दी थी, मैं इसको ये नहीं कहूंगा सलाह दी थी भाषण में, वो बोलते हैं जब ये लोग, मालिक जब बोलता है तो कुत्ते को दुम हिलाते हुए उसी तरफ जाना ही पड़ता है, ये बात समझिएगा। इसीलिए मैं इनको अंबानी का पालतू बोल रहा हूं, लेकिन अंबानी भी पालतू है। आने वाले टाइम में जब मैं आपको नीति आयोग के सिफारिशें बताऊंगा, जब FCI के बारे में जब फिर सिफारिशें बताऊंगा, और जब मैं अपने देश के अंदर CGIAR की सिफारिशें और उनके कारनामे बताऊंगा, तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। यानी अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से ये खेल चल रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको अफ्रीका का बताया है
कि बिल गेट्स की एक संस्था वहां भी काम कर रही है और यहां भी काम कर रही है, और उसका नेतृत्व इस टाइम पे अंबानी साहब कर रहे हैं। अडानी साहब को दिया हुआ है एनर्जी, कोल, माइनिंग, साइलोज का भंडारण, ये अडानी साहब के स्पेशलिटी है। और अभी जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल आएगा जहां आपको मजबूर किया जाएगा कि आप इनकी इलेक्ट्रिक कारें खरीदें, आप सोलर पैनल खरीदें, आप इनके पवन चक्कियां खरीदें, जिसमें ये स्पेशलिस्ट हैं, तो सरकार बिकवाएगी। जैसे रॉकफेलर की दवाइयों को बिकवा रहे हैं, जैसे पेस्टिसाइड बिकवाए थे, वो पेस्टिसाइड कैसे बिकवाए थे अब मैं आने वाले उसमें बता रहा हूं। और पूरा खाना कंट्रोल, यानी ये आपकी जिंदगी की हर मूवमेंट को कंट्रोल करने का खेल चल रहा है कि आप खाएंगे क्या, पैदा क्या करेंगे, कितना करेंगे, कब करेंगे, और उसके बाद आप कितना बोलेंगे, कितना घर से निकलेंगे, कितना पढ़ेंगे, क्या नौकरी करेंगे, आपको क्या सैलरी मिलेगी, आप क्या बोल सकते हैं, यानी कि ये भी आप कहां जा सकते हैं, आप कहां नहीं जा सकते हैं, एवरीथिंग दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग, हर चीज कंट्रोल करने के लिए चले हुए हैं। और ये चाहते नहीं है कि हमें आजादी की फीलिंग आए। वो जैसे हम बताते हैं कि हाथी के बच्चे को बचपन से अगर बांध के रख दिया जाए तो बड़ा होने के बाद भी उसे नहीं पता चलता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत आ चुकी है कि मैं इस बेल को एक झटके से तोड़ सकता हूं। तो ये आप लोगों को धीरे धीरे एहसास करा रहे हैं कि आपकी जिंदगी ऐसे ही होनी चाहिए, ऐसी ही थी, और अब ये बढ़िया हो सकती है आने वाले टाइम में। तो आप धीरे धीरे गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। असल में तो चीजों को कंट्रोल ये कर ही चुके हैं। तो जो ये भूमि अधिग्रहण कानून था और ये एपीएमसी एक्ट को तोड़ने का जो कानून था, भूमि अधिग्रहण के लिए ये नया पुराने अधिग्रहण कानून के अंदर नई अमेंडमेंट ला चुके हैं, कर चुके हैं, और मंडियों को तोड़ने के लिए एपीएलएम ला चुके हैं, मॉडल एपीएलएम जो एक्ट था वो। बाकी 2018 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम आई थी सरकार की, उसने जो चंदा जो बीजेपी को मिला था, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जितना भी चंदा आया था उसका 95% अकेला बीजेपी को मिला था। और बाकी इसका नुकसान क्या होता है, और चंदा देने वाली कंपनियां सीधा सीधा सरकारों से अपने डर्टी पॉलिसीज किस तरह से इंप्लीमेंट करवाती हैं, किस तरह से वो घटिया काम करवाती हैं हमारी सरकारों से, ये हालांकि आपने देख लिया है, लेकिन अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि ये कैसे आएगा। और मैंने इस बारे में भी बताया था आपको कि मार्च 2019 में इलेक्शन कमीशन ने ये सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया था कि इससे पारदर्शिता खत्म हो रही है चुनावों की, और इससे भरोसा टूट रहा है, तो चुनाव निष्पक्ष नहीं करवाए जा सकते। तो कुछ पीआईएल लोगों ने लगाई हुई थी, तो 4 प्लीज हैं टोटल, और 15 तारीख लग चुकी हैं, और उसके बाद भी रिजल्ट कुछ नहीं है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि पॉलिसी मेकिंग किस तरह से डिसाइड करती हैं ये चंदा देने वाली कंपनियां, और क्यों चंदा इतना खतरनाक है, चुनावी चंदा स्पेशली बड़ी कंपनियों का देश के लिए, वो मैं आपको बताता हूं। इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 2019 में। 2019 के अक्टूबर में CGIAR, एक एनजीओ कह लीजिए, इसको एक संस्था कह लीजिए, इसको आप एक ग्रुप कह लीजिए, ये मैं आपको बताऊं इसको, क्योंकि अच्छा एक चीज मैं पहले से बता रहा हूं कि ये भी बिल गेट्स की अधीन आने वाली एक कंपनी है, जिसका सबसे ज्यादा स्टॉक होल्डर बिल गेट है, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसी की हो रखी है, बाकी सबसे तो वही मालिक है, आप ये समझ सकते हैं। तो अभी आप इसको समझिए। इसका फुल फॉर्म है, CGIAR की फुल फॉर्म है कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर के ऊपर जो रिसर्च हो रही है उनकी कंसल्टेटिव ग्रुप है ये। अब इसका खेल आपको समझना क्यों जरूरी है और इसकी डिटेल में जाना क्यों जरूरी है, क्योंकि सबसे पहली और जरूरी चीज जो इसकी है वो ये है कि इसका जन्म हुआ था 1971 में। इसका जन्म हुआ था 1971 में, और 70 के दशक में ही हमारे देश में हरित क्रांति का सेकंड फेज आया था।
मतलब 60 के जो उत्तरार्ध जो था, मतलब लेट 60s जिसको हम कहते हैं, 67, 68, 69, 1969 की दौर में पहला दौर खत्म होके सेकंड दौर आया था। और मैं आपको इसके ग्रीन रेवोल्यूशंस जो हमारे देश में हरित क्रांति आई थी उसके वो बता देता हूं ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे। ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि सबसे पहली बात, खेती के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करना और पैसा इन्वेस्ट करना। नंबर 2, आज आधुनिक साइंटिफिक मेथड यूज करना फार्मिंग के अंदर, खेती के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से खेती करना। हाई यील्डिंग सीड्स का यूज करना, मतलब ज्यादा पैदावार वाले बीजों का प्रयोग करना। इस बात को आप समझिए कि जो आपके अनुवांशिक पुराने बीज हैं उनमें पैदावार कम होती है, लेकिन वो बीज असल में पूरे मतलब फर्टाइल हैं। कहने का मतलब ये है फर्टाइल नहीं है, या आप ये कह सकते हैं कि वो बांझ बीज नहीं है। जो ये उन्नत बीज हैं ये आमतौर पे बांझ बीज हैं। यानी कि क्या होगा कि अगर आप पुराना बीज बो रहे हैं तो आप अपने उस बीज से ही, अपनी फसल से ही बीज निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर अपना बचपन देखूं 90 के 80 के दशक में, तो उस दशक में मेरे गांव में, मेरे घर में जो बीज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो वही बीज है जो मेरा खेत में उगा रहा हूं मैं। यानी जो खेती करने वाले मेरे दादा, मेरे मम्मा पापा जो खेती कर रहे हैं, तो वो वही बीज, उसी से बीज निकाल रहे हैं। चाहे धान की बात करूं, सरसों की बात करूं, बरसीम की बात करूं, या किसी भी फसल की बात करूं, तिल हो, चने हो, गेहूं हो, जो भी मैं वहां उगा रहा हूं, उसमें से ही बीज निकाल रहा हूं मैं अगले साल के लिए। अलग से रख देते होते थे कि ये हमारा बीज है और ये बीज के लिए बोया है इसके अंदर। तो उसमें आमतौर पे गोबर की ही खाद, केंचुआ खाद ही डालते थे और पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, जो खाने वाला जो अन्न था। लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया कि यहाँ प्रॉपर इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर, अपने उद्देश्यों के अंदर लिखा हुआ है कि ज्यादा पैदावार वाले बीज देना। और ज्यादा पैदावार वाले बीज एक्चुअली बांझ बीज होते हैं, उनको आप दोबारा से बीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ज्यादातर खेती करने वाले लोग अपने देश के अंदर आज के टाइम पे इस तरह से काम करते हैं कि उनको अगले साल के लिए अगर बीज चाहिए तो उनको बाजार से ही लेना पड़ता है, वो बीज दोबारा से उगने लायक नहीं रहता है। और केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना और बहुत मैकेनिकल जो बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल खेती के अंदर इंट्रोड्यूस करना, उसको लेकर के आना, ये था हरित क्रांति का मकसद बेसिकली। अब इसमें जो खेल है सबसे बड़ा वो ये है कि जो ये CGIAR बनी थी 1971 में, इसके फाउंडर जो थे वो फोर्ड फाउंडेशन और रॉकेफेलर फाउंडेशन थे। रॉकेफेलर दवाई कंपनियों का इस टाइम पे पूरी दुनिया का मालिक है, बिग फार्मा का मालिक है। रॉकेफेलर पूरी दुनिया के पेस्टिसाइड माफिया का मालिक है। रॉकेफेलर पूरी दुनिया के कैंसर अस्पतालों के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट का मालिक है। रॉकेफेलर फाउंडेशन दुनिया की सबसे बड़ी फाउंडेशन है जो इस पूरे सेगमेंट को संभालती है। एग्रीकल्चर के अंदर टेक्निकल जो चीजें हैं उनको, पेस्टिसाइड्स को, बीजों को, साथ में कैंसर अस्पतालों को और बिग फार्मा दवाई कंपनियों को। अब दवाई वो चाहे जानवरों की हो, इंसानों की हो या खेती में पड़ने वाली दवाइयां हो, उन सब का मालिक जो है वो पूरी दुनिया का एक तरह से आप समझिए कि WHO को फंडिंग वो देता है, WHO को वो चलाता है अपनी मर्जी से कि हमें इस चीज को रेकमेंड करना है, ये दवाई रेकमेंड करनी है। तो आप जो खा रहे हो, सरकारों को आपके इस खेती के जमीन के अंदर डालने के लिए वो बताता है, और उससे जो बीमारी होती है उसका इलाज वो पहले बना के बैठा है, वो बताता है WHO कि इसका इलाज ऐसे होता है। यानी बीमारी भी वही दे रहा है, इलाज भी वही दे रहा है, और आप दोनों तरफ से आपकी जेब खाली हो रही है। अब अगर सब्सिडी भी दे रही है सरकार, मान लो आपको बीज सस्ता भी मिलेगा, तो भी सरकार तो सब्सिडी दे ही रही है ना। यानी सरकारों के साथ मिलके अरबों खरबों के घोटाले हर साल, बल्कि हर साल क्यों, हर फसल पे
चाहे वो फसल 3 महीने की हो, 2 महीने की हो, यहाँ की हो, राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, पहाड़ों की हो, सेब कहीं चीज की हो, उस पे भी दे रहे। यानी कितना बड़ा माफिया होगा आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। ये दे रहा है। और ये शुरुआत में जो इनिशियल डेवलपमेंट हुई थी ये मैक्सिको में हुई थी, मैक्सिको से शुरुआत किया था इन्होंने इसका। और अब जो मैं अगली बात आपको बताने जा रहा हूं ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप सोच नहीं सकते। वो है इसका जो उद्देश्य था, मकसद था ग्रीन रेवोल्यूशन का, हरित क्रांति का, वो एक बार समझिए जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, उसको मैं उसी के शब्दों में बताऊंगा। फिर उसका अपनी जिंदगी के ऊपर क्या असर पड़ा और पड़ेगा आने वाले वक्त में, वो भी फिर मैं आपको बताता हूं। तो ये कह रहे हैं कि हमें नए अनाज और दालें बनानी हैं, उनके बीज बनाने हैं जिनकी पैदावार ज्यादा हो। मतलब पूरी दुनिया को ये दिखा रहे थे कि भूखमरी थी पूरी दुनिया के अंदर, और हमें इस तरह के माहौल हमें इस तरह के बीज बनाने हैं जो पूरी दुनिया को खाना खिला सकें, भोजन उपलब्ध करा सकें। इरिगेशन का जो स्ट्रक्चर है, मतलब सिंचाई के लिए स्ट्रक्चर नया बना सकें, मतलब ट्यूबवेल के लिए भी उस टाइम पे सब्सिडी मिला करती थी और दूसरी चीजें, दूसरी मदद सरकारों से मिला करती थी। जो मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स हैं उसमें मॉडर्नाइजेशन, उसका आधुनिकीकरण हो। और हाइब्रिड सीड्स, ये समझने की बात है सबसे ज्यादा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा, बांटना, मतलब जो हम देते हैं किसानों को हाइब्रिड बीज, सिंथेसाइज्ड फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर हैं डीएपी और यूरिया, ये सिंथेसाइज्ड बोलते हैं इनको, और इनके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, ये आप सबको मालूम भी हैं। और पेस्टिसाइड्स। भाई देखिए, आप सिंपल एक चीज देखिए, आप मान लो अपने खाने के लिए अपने पास 5 एकड़ जमीन है मान लेते हैं, और उसमें से आप अपने खाने के लिए 1 एकड़ जमीन में पेस्टिसाइड वगैरह और डीएपी और ये यूरिया का इस्तेमाल कम करते हो मान लेते हैं हम, और बाकी की जमीन के ऊपर बाकी के जो अनाज है उसके ऊपर करते हो, तो वो अनाज जो खाएगा उससे भी तो अपने को आएगा वापस। भाई मान लो वो किसी बंदे ने खाया तो वो बीमार होगा, तो अर्थव्यवस्था के ऊपर वैसे बोझ बनेगा उसके ऊपर, तो समाज में बीमारियां फैलेंगी, तो वो कई बार बीमारियां इस तरह की भी विकसित हो जाती हैं कि वो संक्रमण हो तो वापस घूम के हमें लग सकती है। या सामने वाला उस अनाज को या फिर डंगरों को खिला दे, मान लो हम लोग जानवरों के लिए रख लेते हैं कि भाई हम ऐसे गांव के अंदर ये रिवाज है कि खाने वाला अलग होता है, डंगरों वाला अलग होता है, तो उस पोजीशन में मान लो जानवर खाते हैं उस अनाज को, तो वो पेस्टिसाइड उसके दूध में भी आएंगे, दूध से बने जो दूसरे पदार्थ है उनमें भी जाएंगे, उसके गोबर में भी वापस जाएंगे, तो घूम फिर के वो गोबर जो है वो हमारे खेतों में जाने वाला है, या फिर कहीं पानी में मिलने वाला है, जोहड़ में जाने वाला है, कहीं भी जाने वाला है, वो घूम फिर के यहीं आने वाला है। तो आप जो दे रहे हो समाज को या किसी को भी दे रहे हो, वो घूम के वापस आप तक आना ही आना है। अगर अच्छी चीज दे रहे हो तो अच्छाई मुड़ करके आएगी, अगर जहर दे रहे हो तो जहर आएगा आपके पास मुड़ करके, ये तय है। तो ये इनका टारगेट था कि समाज को, भारत को या भारत समेत बाकी देशों को भी, ये जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, दूसरे देशों में आप अगर इससे CGIAR के बारे में अगर आप जानकारी प्राप्त करोगे गूगल से, तो आपको वो कहां कहां दफ्तर हैं, किस किस सरकार के साथ टाई अप है, वो सारा ब्यौरा दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये काम आपको करना चाहिए। मैं डिटेल में बताने लगूंगा तो ये वीडियो 10, 12, 15 घंटे की हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ ये काम मैं आपके जिम्मे छोड़ रहा हूं। तो ये मकसद था। नेक्स्ट था कि जब इन्होंने देखा कि जितनी ब्रीडिंग हो सकती थी, हाइब्रिड कर जब बना रहे थे ये लोग बीजों की, उसके बाद इन लोगों ने ऐसे बीज तैयार कर लिए जिसमें वो स्ट्रेन थे, स्ट्रेन मतलब उस तरह का डीएनए था, उस तरह के जीन्स थे जो नेचर में है ही नहीं, कुदरत में एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी कुदरती बीज अलग होता है। अब मान लीजिए सरसों के तेल की बात, सरसों के बीज की बात कर लेते हैं या गेहूं के बीज की बात कर लेते हैं, तो जितने मौजूद बीज थे प्रकृति में उनकी हाइब्रिडाइजेशन कर दी, उनकी हाइब्रिड बना दिए बीज, और उसका कहीं ना कहीं मैपिंग थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद इस तरह के बीज आए जो कुदरत में नहीं थे, यानी कि वो मैन मेड थे, इंसान के बनाए हुए थे, और उनको GMOs बोला गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड
ऑर्गेनिजम्स। ये यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे जितने टाइप की गायें थी, जितने टाइप की भैंस थी, तो क्या किया कि एक स्पर्म या अंडा उसका ले लिया, गाय का ले लिया या बैल का ले लिया, उधर से भैंस का या जोटे का ले लिया, और उससे एक नया बना। जैसे कि मान लो ये हाइब्रिड गाय होती है, ये मतलब पानी में भी उतर जाती है यानी भैंस की तरह, लेकिन दूध इसका गाय के जैसा भी होता है और ज्यादा दे देती है भैंस की तरह, लेकिन मतलब एक्टिव उसकी तरह, गाय की तरह है, तो हम इसको हाइब्रिड गाय बोलते हैं इस तरह से। तो ये जो हाइब्रिड जो प्रजाति है कोई भी किसी भी जीव की, चाहे वो छोटा भी जीव हो, चाहे बीज हो, चाहे ऐसे जानवर हो क्लोन बनाए गए हो, उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो ये बनाए गए, इनका इस फिनोमिना को यानी इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को जो नाम दिया गया वो जीन रेवोल्यूशन नाम दिया गया। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन से, हरित क्रांति से जीन रेवोल्यूशन तक रास्ता चलता हुआ आया और हम लोगों को एक रास्ता दे गया कि हम ऐसे जीव पैदा कर सकते हैं जो कुदरत में मौजूद नहीं है। यानी कि आपका भी हाइब्रिड बनाया जा सकता है, यानी आपका जीन लेकर के और कुत्ते का जीन लेके एक नया जानवर बनाया जा सकता है, और हो सकता है इन लोगों ने पहले से बना रखा हो। 1992 में तो हमारे करनाल की एनडीआरआई ने भेड़ का क्लोन बना लिया था, और आज इस बात को 30 साल के करीब होने को आए हैं, तो इन्होंने तो लगभग हर जानवर का हाइब्रिड बना चुके होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि इंसान का क्लोन भेड़ जो थी वो थी, और इंसान का क्लोन भी ये बना चुके हैं। यानी आपको इंसान के बीज की जरूरत नहीं है, इनके पास सिर्फ डीएनए होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, भारत सरकार बहुत जल्दी डीएनए बैंक लाने वाली है देश के अंदर। वो इसीलिए है कि ये जिसका डीएनए चाहेंगे, जब चाहेंगे, उसके अंदर बदलाव करके आने वाले वक्त में उसकी पूरी की पूरी प्रजाति को खत्म करना है, उसका समूल नाश करना है, पूरा वंश नाश करना है, या किसका वंश आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये डिसाइड किया जा सकता है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि ये लोग करेंगे, क्योंकि फिर वो वीडियो मेरी नहीं चढ़ेगी। आप समझदार हैं कि किसी गलत आदमी के हाथ वही टेक्नोलॉजी लग जाए तो कितना नुकसान होता है, और वही चीज कितनी अच्छे के लिए बनाई गई होती है। तो मकसद कुछ और था और किया गया कुछ और। इसी प्रोग्रेस में मैंने अभी तक आपको ये CGIAR का एक आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि ये काम करते हैं। अब इन्होंने अक्टूबर 2019 के अंदर हैदराबाद में एक कन्वेंशन का आयोजन किया। उस कन्वेंशन का नाम था इंस्पायर चैलेंज। उस इंस्पायर चैलेंज में क्या था, 5 जीतने वालों को इनाम मिलने थे, और हर एक बंदे को लगभग क्या एग्जैक्टली 1 लाख अमेरिकन डॉलर का इनाम मिलना था जीतने वाले 5 लोगों को। यानी 5 लाख अमेरिकन डॉलर्स का इनाम रखा गया 5 बंदों के लिए, जो 5 बंदे इसको डेवलप करेंगे जो उनको चाहिए वो चीज। और 1 लाख अमेरिकन डॉलर का मतलब है करीब 70-75 लाख रुपए। तो यानी कि एक बंदे को इतना रुपया मिलना था, और वो बंदा कौन होना चाहिए, वो होना चाहिए आईटी सेक्टर से, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग करने वाले बंदों में से। तो उन्होंने क्या किया, इसका मकसद क्या था, इसका ये चैलेंज क्या था, कंपटीशन क्या था, बिग डाटा इन एग्रीकल्चर। CGIAR को जाना जाता है बिग डाटा इन एग्रीकल्चर के लिए, यानी कि कृषि में सूचना में क्या क्या आता है कि कितनी फसलें होती हैं, कहां कहां कौन सी फसलें होती हैं, किस किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, कौन सी फसल के लिए कैसा मौसम चाहिए होता है, कितना बीज डाला जाता है कितनी जमीन में, कितने पेस्टिसाइड लगते हैं, कितने फर्टिलाइजर्स लगते हैं, कितना उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए जब हार्वेस्टिंग करते हैं, जब फसल की कटाई होती है तो कैसे होती है, और कितना कौन से टाइम पे होती है, कितने टाइम के बाद होती है, वो सारी जानकारी। मतलब तो पूरा का पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो कृत्रिम जो समझ रखने वाला कंप्यूटर है, वो सीख लेता है। जैसे आप अपने मोबाइल पर अगर गूगल पे कुछ सर्च करेंगे, मान लो आपने जूते सर्च करे कि हमें जूते खरीदने हैं ऑनलाइन,
तो आप जब फेसबुक पे जाएंगे तो आपके पेज पर सामने जूतों की मशहूरी शुरू हो जाएगी। आपने गूगल पर जो सर्च किया, आपके फेसबुक पर वही चीजें आपको एडवर्टाइजमेंट में दिखनी शुरू हो जाएंगी, मशहूरी उन्हीं की आने लग जाएगी। यहां तक कि आपके पास वैसी कंपनियों के फोन भी आ सकते हैं। इसका मतलब कंप्यूटर सीख रहा है, आपका मोबाइल सीख रहा है कि आप कौन सा बटन दबा रहे हो। आपका बच्चा कोई अडल्ट साइट के ऊपर क्लिक कर दे बाय चांस, तो उसके बाद सारी अश्लील सामग्री आनी शुरू हो जाएगी उसके सामने। तो उसको वही, यानी आपकी पसंद देखी जाती है और फिर आपके पसंद का मटेरियल आपके दिमाग को परोसा जाता है। आप मोबाइल खोलेंगे और आपके पसंद की वीडियोस आपके सामने होंगी। एक वीडियो 15 मिनट आधे घंटे की होगी, वही वीडियो आप देखते जाएंगे और आपका पूरा दिन ब्लॉक हो जाएगा और कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। माइंड कंट्रोल का काम स्क्रीन करती रहती है। तो इस काम को वो लोग लगातार करते रहे हैं और कर भी रहे हैं और सीख रहे हैं। तो कंप्यूटर में जब आप एंटर करते हो, कंप्यूटर में जब आप डालते हो कि आपने इस जगह पर ये वाली फसलें होती हैं, इतने किसान ये वाली फसल बोते हैं, इतने किसान ये करते हैं, तो वो सारी जानकारी कंप्यूटर में जब चली जाती है, जो कि खट्टर साहब बहुत जोर लगा रहे थे, इधर से कैप्टन अमरिंदर बहुत जोर लगा रहा था कि ऑनलाइन रिकॉर्ड हो हमारे पास, ताकि कंप्यूटर ये सीख सके कि कहां पर कौन सी फसलें हो रही हैं और फिर उसके बाद वो डेटा इकट्ठा करके फिर कंपनियों को बेचा जा सके, ताकि आने वाले टाइम में ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी, जो मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि ये शब्द आपको पता होने चाहिए, इससे पहले वाली वीडियो में भी बोले थे, लेकिन मैं अभी आगे बता रहा हूं कि ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी क्या है। जॉन डीरे ने एक ऐसा उपकरण बना लिया है, सारी उपकरण बना लिए हैं कि किस तरह की मिट्टी में, कितनी नमी वाली मिट्टी में कितना फावड़ा अंदर जाना चाहिए, कितना फाड़ा, और कितनी खुदाई हो और कितना बीज डले, तो वो जब आप ट्रैक्टर के पीछे अपने आप चल रहा है तो वो अपने आप बिजाई करता हुआ चलेगा। उसके बाद ड्रोन की मदद से और हेलीकॉप्टर्स की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये डिसाइड कर लेगी अपने आप कि इस फसल को इतनी देर के बाद इतना पानी चाहिए होता है, तो उसी हिसाब से उसी एरिया में पानी मिल जाएगा। जहां मिट्टी ज्यादा है, कम है, उस हिसाब से पानी ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यहां तक कि जॉन डीरे ने यहां तक भी अरेंजमेंट किया हुआ है कि ड्रोन अपने आप घूमकर उसकी स्कैनिंग करके बता देगा कि ये टमाटर कच्चा है, ये टमाटर पका हुआ है। कच्चे टमाटर को पकने में इतना टाइम लगेगा, पके टमाटर को क्लिक करके तोड़ के टोकरी में डाल देगा। जो पके टमाटर जब टोकरी भर जाएगी, इतनी संख्या में टोकरी भर जाती है, वो टोकरी अपने आप जाकर के ट्रक में लोड हो जाएगी और ट्रक को लेके ड्राइवर निकल जाएगा जब ट्रक भर जाएगा। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी स्मार्ट हो चुकी है। इस जो मैं आपको बता रहा था, ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी जिसको मैं कह रहा था, यह टेक्नोलॉजी है फार्म विदाउट फार्मर्स, बिना किसान के खेती करने के लिए आपको खेत में जाने की जरूरत नहीं है, दफ्तर में बैठकर खेती की जा सकती है। यह टेक्नोलॉजी पहले से चल रही है और बिल गेट्स के 3.25 लाख एकड़ पे इसी तरह से खेती होती है। और जो विदेशों में बच्चे गए हुए हैं आपके, जो जानते हैं, जिसको मालूम है, वहां वो सारा का सारा काम कंप्यूटराइज्ड ही होता है। ये शायद आपको पता, सिर्फ मशीनें चलाने के लिए बंदा चाहिए, बाकी किसी चीज के लिए नहीं चाहिए। सब पेस्टिसाइड डाल दो बस, उसके अंदर कितना मिलाना है, कैसे मिक्स करना है, कैसे भरना है, वो सब कुछ अपने आप डिसाइड करेगा। वो मशीन अपने आप बता देगी कि आपको कहां क्या करना है। तो उन्होंने क्या किया एग्रीकल्चर के अंदर, जो मैं CGIAR की बात बता रहा था, उन्होंने एप्लीकेशन तैयार करी एक। उस एप्लीकेशन के अंदर ये देखा गया कितने बीज चाहिए, कितने, वो मैं आपको बता चुका हूं बेसिकली, और ताकि वहां पर बैठ करके ही सारा का सारा किया जाए। अब आपको एक चीज बताऊं कि जो ये फ्यूचर फार्म विदाउट फार्मिंग, ये आर्टिकल का नाम है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो बताएंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के रिसर्च गेट में फरवरी 2019 में ये आर्टिकल भी छप चुका है। फरवरी 2019, आज से 2.5 साल पहले ये छप चुका है कि आने वाले वक्त में खेती इस तरह से होगी। जैसे आज आपको बता देंगे कि इतने टाइम का कोयला बचा है, तो आप लोग पहले से मेंटली तैयार हो जाओगे दिमाग से कि भाई आने वाले टाइम में तो बिजली आएगी नहीं। मतलब आप सरकारों से सवाल नहीं पूछोगे, सड़क पर नहीं उतरोगे, आप अपने DC को ज्ञापन उसके जाके दरवाजे पर खड़े नहीं होगे, चुपचाप इस बात को, खबर को मान के बैठ जाओगे।
जबकि होना क्या चाहिए कि एक भी मिसमैनेजमेंट का केस आ जाए तो सरकारों को यह पता होना चाहिए कि यहां के लोग बावड़े हैं, ये तुमसे सवाल पूछे बिना नहीं हटेंगे और तुम्हें जिम्मेदारी इसकी लेनी पड़ेगी और उसका जवाब देना पड़ेगा। ये समय की मांग है कि एक एक आदमी, आपके बच्चे के साथ बुरा हो रहा है, जिम्मेदार आदमी को सजा मिले। आप कहीं पर समाज में के अंदर कोई किसी के साथ गलत हो रहा है, जिम्मेदार आदमी को जल्दी सजा मिले और इसके लिए सबको इकट्ठे होकर प्रयास करने पड़ेंगे। ये मैं आपको बता रहा था। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, जॉन डीरे ने ये बना चुका है, इस तरह के उपकरण बना चुका है। ये चीज मैंने आपको नहीं बताई कि जॉन डीरे का सबसे बड़ा स्टॉक होल्डर कौन है। जॉन डीरे के सबसे ज्यादा शेयर्स किसके पास हैं? वही बिल गेट्स। मैं बार बार उस आदमी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो इस पूरे षड्यंत्र का महानायक या महाखलनायक, जो भी आप उसे नाम दे वो दे सकते हैं, जॉन डीरे का मालिक है बिल गेट्स। एक तरह से सबसे ज्यादा स्टॉक उसी, सबसे ज्यादा जो उसके शेयर्स हैं उस शेयर होल्डर वो है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये जो CGIAR है, ये एक ऐसी संस्था है जिसका जन्म ही आपके घरों तक, आपके शरीर तक, आपके भीतर में पेस्टिसाइड डालने के लिए हुआ था और अब ये पेस्टिसाइड्स मशीनों की मदद से डलेंगे। अब इनको किसानों की जरूरत नहीं है, खेती करने के लिए किसानों की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी अगर देश के दुनिया के अंदर कुछ होता है तो एक जगह पे उसका मॉडल टेस्ट किया जाता है। भारत में APMC खत्म करने का मॉडल बिहार में टेस्ट किया गया। उसके बाद असम के अंदर जो चाय के बागान थे, जो उस वक्त उन खेतों के मालिक हुआ करते थे, आज उन खेतों के मालिक रतन टाटा जैसे लोग हैं और टाटा की टी बना करके बेचते हैं और जो मालिक थे वो आजकल वहां नौकर के तौर पे काम करते हैं। वो मॉडल ऑलरेडी चला हुआ है। मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत लोगों को बीज भी दिए, लोन भी दिए और वो इतने कर्जदार हो गए कि जिस वक्त उस टाइम पे आपको याद हो 500 करोड़ का घोटाला था, सारी फसलें लेकर के प्राइवेट कंपनियां भाग गई थी और वो जो किसान थे वो अभी भी बैठे रो रहे हैं और सरकार ने कोई इंतजाम, कोई मतलब कुछ भी समाधान नहीं किया है। तो दिस वाज अ गेम प्लान कि आप किस तरह से किसानी से किसानों को जमीन से दूर कैसे करना है। इसी षड्यंत्र के तहत आपके बच्चों को जमीनों से दूर करने का प्लान रचा इन्होंने। आप एक डायलॉग देखिए अपने रोजमर्रा की जिंदगी में, जो अपने बच्चों से लगातार बोलते आए हो कि पढ़ ले कुछ नहीं दरा इन बातों में, पढ़ ले तू। अगर मान ले भैंस प्याणी है, मान लो खेत अपने डंगरों को जोड़ में पानी पिला के लाना है, तो हम क्या कहते हैं अपने बच्चों को, तू पढ़ ले, ये तो हम प्या लाएंगे। न्यार गिरना होया, खेत में काम करना होया, खेत में फसल कटाई का बिजाई का काम होया, तो आप अपने बच्चे को उसमें शामिल नहीं करते। जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हमारा बच्चा अपने जमीन से नहीं जुड़ पाता और वो उससे कट जाता है और वो ये मानने लग जाता है कि खेती घटिया काम है और इसको घटिया लोग करते हैं। तो जब वो बड़ा होता है और कोई काम नहीं मिलता तो उसके बाद वो दोबारा खेती की तरफ नहीं जा पाता, क्योंकि माँ बाप ने पहले ही खेती के बारे में उसके दिमाग में जहर भर दिया था, जमीन को डले कहना शुरू कर दिया था, जमीन को मिट्टी कहना शुरू कर दिया था और वो अपनी जमीन से नहीं जुड़ पाता। फिर किसी तैयारी के बहाने जाता है शहर में, तो दो काम होते हैं, या तो वो अपने माँ बाप को कर्जदार बना करके लफंगों के साथ लग जाता है, नशे में लग जाता है, पैसे उड़ाने शुरू कर देता है, या फिर कोई प्राइवेट कंपनी में या किसी जगह पे नौकरी लग जाता है। बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और मैं उनको सक्सेसफुल नहीं कहता। जो 15,000 की नौकरी गांव में कर सकते थे वो 50,000 की नौकरी अगर गुड़गांव में कर रहे हैं, तो वहां जो जहर पी रहे हैं, वहां जो धुआं पी रहे हैं, मैं उसको अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो CGIAR बनी थी, ये कंपनी सरकारों से कॉन्ट्रैक्ट करके, उनसे टाई अप करके किस तरह से लोगों की जिंदगियों को दिशा देने का काम कर रही है। वो दिशा इसलिए बताऊंगा मैं आपको कि सबसे पहले ये क्या करते हैं, देश की सरकार से टाई अप करके उस देश के इतिहास में जितनी खेती आज तक हुई है, जिस फसल की जहां जहां, वो उसका पूरा रिकॉर्ड लेते हैं, वहां से जर्म प्लाज्म इकट्ठा करते हैं। ये वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है मेरे लिए, ताकि वो बच्चे आपके जब गूगल सर्च करें तो आपको बताएं
GERMPLASM, जर्म प्लाज्म। ये हर फसल का जर्म प्लाज्म इकट्ठा करते हैं। जर्म प्लाज्म क्या है? जैसे आपका डीएनए टेस्ट हो गया, एक तरह से आपका डीएनए हो गया, मान लो आपका जीन हो गया ना। जो जीन होता है ना, वो हर इंसान के, किसी भी जीव के बारे में सारी जानकारी दे देता है। यानी कि अगर मैं अपना डीएनए टेस्ट कराता हूं, जीन अगर मैं अपने पता करता हूं, तो मेरे किसी दूसरे बंदे के साथ मिलते हैं नहीं मिलते हैं, मेरा जीन कितना पुराना है, मेरा वंश कितना पुराना है जो चला हुआ है, यानी कि मेरे डीएनए का पहला आदमी किस वक्त अस्तित्व में आया था, ये मेरी जीन में इंफॉर्मेशन दी हुई है। यानी मेरे बारे में सारी जानकारी जीन के अंदर है। जर्म प्लाज्म बेसिकली जर्म सेल्स हो गए, उनके प्रीकर्सर्स हो गए, या मतलब एक तरह से हेरिडिटी के बेरर होते हैं। यानी वो हेरिडिटी को अगली पीढ़ी तक लेके जाते हैं कि मैं अनुवांशिक गुण जो हैं वो अगली पीढ़ी में क्या जाएंगे, वो जर्म प्लाज्म का काम है। तो किसी भी बीज के अगर जर्म प्लाज्म आपको मिल जाते हैं, कोई बीज आपको मिल जाता है कहने का मतलब, तो आप उस बीज को अगर सही तरह से सिक्योर करके रख लेते हैं तो आने वाले टाइम में वो फसल कभी भी मरेगी नहीं। जब भी उस फसल का एक्सटिंक्शन लेवल आएगा आप उनको बचा सकते हो। तो ये किस तरह से, क्यों, क्या क्या इकट्ठे किया जाता है? बीज इकट्ठा किया जाता है, अगर फूल हैं उनके पोलन्स इकट्ठे किए जाते हैं, स्पर्म इकट्ठे करे जाते हैं इंसानों के या जीवों के, दूसरे जीवों के, और उनको किसी ऐसी जगह पे स्टोर कर दिया जाता है जहां भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाए, ताकि आने वाले टाइम में उसका इस्तेमाल किया जा सके ह्यूमैनिटी को, मानवता को बचाने के लिए। अब ये किस चीज के लिए? ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको, मान लो हाइब्रिड भी करना है या ब्रीड करना है सिंपली, उसके लिए भी, और कंजर्वेशन के लिए यानी बचा के संरक्षण के लिए, और रिसर्च के लिए, ताकि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए जा सके। अब इन्होंने क्या षड्यंत्र रचा है, जो खेल है वो ये है कि मैक्सिमम इस तरह के हालात हो गए हैं। आपने देखा होगा कि जो अस्पताल हैं उनके अंदर बहुत सारे केसेस आने लग गए हैं, जब बच्चे इस तरह के होते हैं कि उनका स्पर्म काउंट बहुत कम आता है, तो वो माँ या बाप नहीं बन सकते, तो उनको ईवीएफ के थ्रू, ईवीएफ के जरिए उनको प्रजनन की प्रक्रिया में हिस्सा लेना पड़ता है, और बच्चे पैदा करने के लिए ईवीएफ प्रक्रिया का हिस्सा बनना पड़ता है। नंबर 2, आजकल तो गांव के अंदर हम लोग सांड का या जोटे का सहारा नहीं लेते, भैंस या गाय को क्या बंद करने के लिए, यानी उसके प्रेगनेंसी के लिए हम लोग वहां भी ईवीएफ टेक्निक का ही इस्तेमाल करते हैं। हम डॉक्टर से इंसेमिनेशन ही करवाते हैं। ये हमारे लिए एक खतरनाक इशू है, क्योंकि जो आने वाली संतान पैदा होती है इस तरह से, जो मान लीजिए जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होगा वो हमेशा बांझ होगा। आप इस पॉइंट को समझने की कोशिश करनी है आपने। कल को अगर मैं ये कह रहा हूं कि चाइना से बांझ बनाने वाला वायरस चल चुका है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि चाइना कसूरवार है। उसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपकी बॉडी में, आपके जीन्स में कुछ ऐसा चेंज कर दिया गया है कि आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बन चुके हैं, और अब आने वाले टाइम में आप बांझ बन गए हों। औरतें बांझ बन जाएं और आदमी नपुंसक बन जाए। आपके शरीर में अगर इस तरह से कुछ डाल दिया जाए, आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड बना दिया जाए। अब एमआरएनए बेस्ड जो वैक्सीन होती हैं वो जीन्स के अंदर चेंज लेके आती हैं, वो जीन्स बदलाव लेके आती हैं। तो हमारे डीएनए को अगर हम चेंज कर देंगे अंदर से, तो आप पॉसिबिलिटी है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आमतौर पे बांझ होते हैं। जैसे आपके खेत, आपके जो अब झोटे और जो बड़द हैं वो आजकल बांझ हो गए हैं, अगर वो उस प्रजनन प्रक्रिया से होकर के आए हैं, इंसेमिनेशन से आए हैं। तो यहां तक कि सरकारें आपको सब्सिडी भी देंगी ये सब करने के लिए, आपको बाजार का बीज खरीदने के लिए सब्सिडी देंगी, और आपके अपने बीज के लिए वो आपको मदद नहीं करेंगे। तो ये आपको खेल समझना पड़ेगा कि बाजार से आया हुआ बीज बांझ बीज होता है, और बाजारी वस्तु आपको जानबूझ के आपकी बॉडी के अंदर जो उन्होंने भेजना है उसके मदद से किया जा रहा है। आजकल तो इस तरह से भी आ गया है कि अगर आप को मतलब नहीं सुई लगवानी है तो आप पैच ले सकते हो, आप सब्जियों के अंदर भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ब्रेड में भी भेज सकते हैं वो आपको बना के। यानी जो आपकी बॉडी में उन्होंने पहुंचाना है ना, वो किसी भी जरिए पहुंचा देंगे बाजार की वस्तु के। यानी अगर आपको अपने बच्चों को बचाना है, अपने बीज बचाने हैं, तो आपको बाजार की वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार करना होगा।
पूर्ण बहिष्कार बाजार की वस्तुओं का। जब तक वो आपके आसपास के बनाए हुए किसी उद्योग में पूरी विश्वसनीयता के साथ प्योर ऑर्गेनिक तरीके से ना बनाई गई चीज हो, उसका पूर्ण बहिष्कार करना होगा। आप कम खा लीजिए, आप कम उगा लीजिए, आप कम कमा लीजिए, और इस बात की, मेरी बात को गांठ बांध लीजिए, आप कितना ही उगाइए, सरकारें कीमत इस हिसाब से तय करेंगी कि आप कर्जे में ही रहें। तो आपको कर्जा ना लेकर के इस तरह की व्यवस्था तैयार करनी पड़ेगी अपने गांव के अंदर कि आप कर्जदार ना रहें। कम से कम जो पुराने कर्जे हैं वो तो देने ही नहीं किसी के, ये तो भूल जाइए कि कोई बैंक आपसे कर्जा वसूल कर ले। ये ट्रैक्टर व्रैक्टर सब किसी को नहीं देना है, समझो। अब तो लठ उठा लो सिंपली बैंक वालों के लिए। और आने वाले टाइम में भी ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बाजार का कंप्लीट बहिष्कार करना पड़ेगा, पूर्ण बहिष्कार, नहीं तो आपकी आने वाली संतानें खतरे में हैं। बाजार से आपकी बॉडी में क्या डाला जाएगा आपको नहीं पता है। तो मैं जो बात आपको बता रहा था इस बीज के बारे में, जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे जरूरी है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जीएमओज के बारे में, वो ये है स्वेलबार्ड, जो मैं आपको शुरू में ही मैंने आपको कहा था, SVALBARD, स्वेलबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट। ये वॉल्ट है आर्कटिक सर्कल के ऊपर, नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच, उत्तरी ध्रुव के बीच बर्फ के अंदर बनाया हुआ है। नॉर्वे की सरकार ने बनाया हुआ है, 2008 में शुरू किया था, लेकिन इस पे काम 2004 में हो गया था। यूनाइटेड नेशंस के अंदर, यूनाइटेड नेशंस की सर्वेलेंस में हो रहा है और हर प्रजाति को बचाने के लिए हो रहा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 9,30,000 से ज्यादा बीज और स्पर्म्स और पॉलन्स वहां पर सुरक्षित रखे हुए हैं। और इससे भी बड़ी, जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि इसका सबसे बड़ा फंडिंग देने वाला बंदा कौन है पता है? बिल गेट्स। 2007 में दुनिया के इतिहास की, यानी इस सीड प्रोजेक्ट के लिए, इस ग्लोबल सीड वॉल्ट के लिए दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन करी गई थी 37.5 मिलियन डॉलर्स की। ये बनता है लगभग 280 करोड़ रुपया, उसको मिला था। सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, ये मैं आपको बता दूं। और बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जो यूनाइटेड नेशंस की एक, जैसे यूनिसेफ है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की, संयुक्त राष्ट्र की, वो और बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल, ये मिलकर के इसको चलाती हैं। नॉर्वे सरकार के उसमें आती है ये दायरे में, लेकिन इसका सबसे बड़ा इन्वेस्टर और इसका सबसे बड़ा जो मालिक है, एक तरह से मैं आपको ये कहूँ, वही है बिल गेट्स। अब आप सोचिए, खेती की जमीन इनके पास है, बीज इनके पास है, फसल और गाय भैंस बेचने खरीदने के हक इनके पास है, कोयला इनके पास है, बिजली के संयंत्र इनके पास है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोल, डीजल, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ हर संसाधन पे अगर इनका कब्जा है, अगर कोयले के भी ऊपर भी, खदानों पे भी इनका कब्जा है, अगर स्कूलों पे भी इनका कब्जा है, अस्पतालों पे भी इनका कब्जा है, पेस्टिसाइड और वो सब तो मैं बोल ही चुका हूं, मतलब एक एक चीज पे अगर इनका कब्जा है, आप आजाद कैसे रहेंगे? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल है। और थोड़े दिनों पहले 5G से आपको करंट लग रहा था और 5G से बहुत से लोगों को नुकसान भी हुआ, जान की हानि भी हुई। टिटोली गांव में जैसे ही 5G बंद करवाया तो वो लोग जो हैं वो मरने बंद हो गए थे। और जब इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब करंट लग रहा था, तो अगर मान लो कुछ ऐसी चीज आपकी बॉडी में चली जाए कि करंट पास करे और आपको करंट ना लगे, तो वो चीज आपको पता भी नहीं लगने देगी कि आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और आपको कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे आज आपको मालूम नहीं चलता कि आप टीवी के सामने बैठ के कंट्रोल हो रहे हो। आप देखो, थोड़ी देर खबरें सुन लो, आप हाइपरटेंशन हो जाएगा, आपको गुस्सा आ जाएगा, डिप्रेशन में चले जाओगे और लगेगा जैसे देश वह है।
फिर थोड़े टाइम के बाद आपको लगा यार देश बड़ी बढ़िया पोजीशन पे। असली चीज आपको नहीं मालूम है, आपकी सड़क पे क्या हो रहा है, अस्पतालों में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है, वो आपको नहीं मालूम है। आप सिर्फ वहीं से कंट्रोल हो रहे हो। मोबाइल पर आप जो चाहते हो वो नहीं दिखेगा, जो आप नहीं चाहते हो वो दिखेगा। मेरे जैसे लोगों की रीच, पोटेंशियल रीच बहुत कम है। नफरत के भाषण देने वालों के मिलियंस में मिलेंगे, अडल्ट साइट्स पे मिलियंस में मिलेंगे, मूवीज मिलियंस में मिलेंगी, वीडियो गेम्स मिलियंस में मिलेंगे। आपके छोटे बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग तक के माइंड कंट्रोल का पूरा प्रोविजन इन्होंने किया हुआ है, पूरा इंतजाम इन्होंने किया हुआ है। अगर आपको यह बात समझ में नहीं आती है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको यह समझ में आती है तो हम सब मिल करके जाने क्या कर सकते हैं, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बचा सकते हैं, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार कर सकते हैं, ना आपके बच्चे को भूखमरी सताएगी, ना आपका बच्चा कभी कहीं बाहर भागेगा, ना आपका बच्चा कभी बेइज्जत होगा, ना किसी को बेइज्जत करेगा, ना वो बेरोजगार रहेगा, ना वो अपनी जिंदगी के अंदर दुखी रहेगा। ऐसा इंतजाम हम लोग गांव के अंदर ही कर सकते हैं। आपको अपनी सोच में बदलाव लाना है। सबसे पहले आपको ये दिमाग में बिठाना है, एक तरह से परमानेंट दिमाग में बिठाना है कि पैसा सुख सुविधाओं का आधार नहीं होता, और सुख सुविधाओं का मतलब बढ़िया जिंदगी नहीं होती। जो एसी में चलते हैं, जो बड़ी बड़ी कारों में चलते हैं, उनको डिस्क की प्रॉब्लम कंटिन्यूअस है, बीपी के मरीज हैं, हाइपरटेंशन के मरीज हैं, वो हार्ट के मरीज हैं, वो सबसे ज्यादा बड़े मरीज हैं। इस दौरान भी सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं लोगों को हुआ जो ज्यादा एसी का इस्तेमाल करते थे। जो साफ माइंड के लोग थे, स्वस्थ माइंड था, जिनके दिमाग विकारों से रहित थे, जो साफ शुद्ध खाना खाते थे, धूप भी लेते थे, पसीना भी आता था और लोगों के लिए थोड़ा बहुत काम करते थे और सामाजिक रहे और खुश रहे, दोस्त बनाए, वो आदमी आज भी खुश हैं, वो आदमी आज भी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। तो जिंदगी जो है वो कहीं पहुंचने का नाम नहीं होता, जिंदगी अपनी आने वाली पीढ़ियों को रास्ता दिखाने का नाम होता है। आपको उन बच्चों को ये रास्ता दिखाना है कि ये महामारी 2021 में भी आई है, ये 1918 में भी आई थी, ये 1818 में भी आई थी, ये 1718 में भी आई थी। यानी कि 1918 में तो प्लान बनना शुरू हुआ इसका, 1818 में भी आई, 1718 में भी, 1618 में भी आई। इनके पूरे के पूरे वो मेरे पास इनका वो था कि कौन से महीने में कब कब आई, मेरे पास मैं आपको बताऊं, ये 1817 से 1824 तक कोलेरा पेंडेमिक रही। फर्स्ट एशियाटिक कोलेरा पेंडेमिक थी, ये कलकत्ता से शुरू हुई थी और उसके बाद अलग अलग देशों में ये चली और लगभग 20 लाख लोगों को इसके भेंट चढ़ गए थे। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी, मैं आपको ये बताऊं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बताने की, लेकिन 1896 से 1939 तक भी रही। यानी ये जो 21 का साल है, यानी 2020 जैसे चल रहा है, तो 1920 में भी 1820 में भी यही हाल था, 1720 में भी यही था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी मतलब यही हालात थे। और आप समझ पहले युद्ध के बाद, और 1709 से 1713 भी यही हाल रहा, प्लेग रहा, उसमें सेकंड प्लेग पेंडेमिक रही। और इटालियन पेंडेमिक वो बोला 1629 से 1631 तक। तो ये समझिए ये आती रहेंगी, ये आपको जेनेटिकली मॉडिफाई करती रहेंगी, ये आपके लिए षड्यंत्र बनाती रहेंगी। आपको लगेगा यही आज़ादी है, आज आपको ये लग रहा है जो चल रहा है वो सही है, क्योंकि करीब करीब 80% पॉपुलेशन ऐसी है जो चेंज रजिस्ट करती है, जिसको बदलाव पसंद नहीं होता। तो जिनको बदलाव पसंद नहीं होता वो उन लोगों के पीछे चलते हैं जिनको बदलाव चाहिए होता है, जो सही को बदलाव करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जिनको ये पता होता है कि आने वाली पीढ़ियों को उन्होंने क्या रास्ता देना है। तो आप में से, आपके बच्चों में से किसी को ये बात समझ में आती है तो आइए साथ खड़े होते हैं। अपने गांव का यूथ मुझे दे दीजिए, अपने गांव के लोग मुझे दे दीजिए, मैं उनको ट्रेनिंग दूंगा। हम उनको, पूरी की पूरी टीम है अपनी, हम उन लोगों को बताएंगे कि आपको अपनी पीढ़ियों के लिए क्या इंतजाम करने हैं। आपके गांव को सिर्फ और सिर्फ आप बदल सकते हो, दुनिया के किसी और इंसान को कोई जरूरत नहीं पड़ी है कि वो आपके लिए आए और आपके लिए काम करे। अगर आप ही जागृत नहीं हैं तो कोई भी आपको बेवकूफ बनाकर चला जाएगा।
हम आपको ये भी बताएंगे कि ये पॉलिटिकली आपको कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपका माइंड कंट्रोल कैसे होता है, आपने अपने नेता कैसे चुनने हैं, कैसे चुनने हैं, किसको चुनना है वो मैं नहीं बताऊंगा, कैसे चुनने हैं वो बताऊंगा, और आपको उनको वापस गद्दी से नीचे कैसे उतारना है, ताकत को अपने हाथों में कैसे रखना है, हम उस पर भी चर्चा किए जा सकते हैं। और ये आप ही हैं जो ये कर सकते हैं। मैं जितना कर सकता था मैंने कर दिया। और इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग किस तरह से पगलाए जाते हैं, पागल बनाए जाते हैं, और उसके लिए क्या करना है वो आपको इसके बारे में भी जानकारी जरूर मिलेगी।